गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लंबा चला है ये चैप्टर। पार्ट 10 करने वाले हैं आज हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। एक्चुअली उसके जो 4 स्टेजेस होते हैं आज हम उसके लास्ट स्टेज पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लास्ट स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। हमने क्या देखा? हमने प्रमोशन देखा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कैसे होता है, कैपिटल का सब्सक्रिप्शंस कैसे होता है, एंड देन लास्ट वन इज कमेंसमेंट ऑफ दिस बिजनेस। लाइक ये जो सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है, कमेंसमेंट क्या? तो कि जनरली इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल सर्टिफिकेट है, एंड दैट इज प्रूफ दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज कंप्लीट. Now onwards, it's a declaration certificate. We can say that application and allotment money has been paid up, and ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो नाउ ऑफिशियली अब कंपनी का जो बिजनेस है, जो वैलिडिटी है, आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, अब रजिस्ट्रार ने उसको अप्रूवल दे दिया है, बिजनेस यहाँ से वो स्टार्ट कर देगा. सो the company can start its business activities from the date of the issue of this certificate. ठीक है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है वो हम सब डिस्कस करेंगे. बट पहले हम करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में जो भी सारे टॉपिक किए उसके बेस पर हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी फर्स्ट क्या है. ABC Limited took a loan of rupees 50 lakh from a bank for its growth and expansion plan. The company was unable to repay because of heavy losses. The company asked its shareholder to come forward and contribute towards the repayment of the loan. देखो यहाँ पे अच्छे से समझो, एक ABC लिमिटेड कंपनी है, 50 lakhs की लोन ली थी उसने मार्केट में से फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपांशन प्लान, ग्रोथ के लिए लोन लिए. यहाँ पे इफ द कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे because of the heavy loss, the company asked its shareholder to come forward and contribute towards the repayment of the loan. The shareholders refused as they had already paid the full amount due on their shares. Bank filed a case against ABC Limited and the court said that company could not call shareholders to repay loan as they have no unpaid amount of the shares. It was the duty of ABC Limited to use company's assets to repay loan. इसीलिए हमने क्या देखा था, हमने इवन लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था, शेयर होल्डर्स असेट्स पर क्लेम नहीं कर सकते. बट हाँ, यस, इफ कंपनी प्रोक्योर दैट फंड फ्रॉम द बोरोड फंड, तो लोन वाले है, इट मीन्स जो बैंकिंग या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दे कैन क्लेम ऑन द असेट्स. सो यहाँ पे अगर इफ कंपनी लॉस कर रही है, हैवी लॉस हो रहा है, तो जो कंपनी की असेट्स है वो अमाउंट है वो रिपेमेंट ऑफ द लोन के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन ए क्या है? इन द अबव केस व्हाट काइंड ऑफ लायबिलिटी इज एंजॉयड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ ABC लिमिटेड. सेकेंड क्वेश्चन है, which features of the company protected shareholders, that is to say owner of a business, not to pay. अब उसके आंसर क्या है? फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी, अब ये लायबिलिटी क्या है? तो क्या आपको पता है, नॉर्मली यहाँ पे हमने थ्री स्टेजेस कंप्लीट कर लिए. लास्ट स्टेज पे हम कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस. तो कमेंसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है? तो कि कमेंसमेंट के लिए अब तो हमने सब्सक्रिप्शन टाइम पे भी देखा कि जो कंपनी होती है उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ता है. तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं. अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो वहाँ पे एक क्लोज है, हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द MOA. MOA में एक क्लोज है, क्लोज का नेम है लायबिलिटी क्लोज. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अब MOA क्या है? तो कि जो आउटसाइडर पार्टी के साथ जो भी हम डील कर रहे हैं
उसका सब जो क्राइटेरिया होता है उसमें मेंशन किया होता है। यहाँ पे टोटल क्लोज होती है, उसमें से एक क्लोज है लायबिलिटी क्लोज। अब लायबिलिटी क्लोज क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ लायबिलिटी में। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन हैविंग 1000 शेयर्स of the face value of ₹10 each and he has paid 7 per share then at the time of winding up। देखो यहाँ पे भी क्या है, तो कि एबीसी कंपनी ने वाइंडिंग अप कर रही है, लॉस हो रहा है, तो उसके असेट्स पर तो क्लेम कर दिया, किसने क्लेम कर दिया, बोरोड फंड ने। बट यहाँ पे अब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से डिमांड कर रही है, शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि भाई कम फॉरवर्ड, कंपनी लॉस हो रहा है, कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, तो आप यहाँ पे कंपनी को कुछ कंट्रीब्यूट करो कैपिटल में। बट यहाँ पे मैंने अभी जस्ट क्या एग्जांपल दिया, इफ अ पर्सन हैविंग 1000 शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू है 10 ईच, इफ ही हैज़ टू पे, जो पर्सन है उसने ऑलरेडी 7 पर शेयर पे कर दिया है, 7 रुपीज़ पे कर दिया है पर शेयर, then at the time of winding up his liability will be ₹3000। इट मीन्स जो अनपेड अमाउंट है, जो 3 रुपीज़ 7 तो उसने ऑलरेडी पे कर दिया था पर शेयर, जो अनपेड अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर्स जिसके बाकी, नंबर ऑफ शेयर कितने थे, तो कि 1000, अनपेड अमाउंट कितनी थी 3, 7 तो ऑलरेडी वो पे कर चुका था वो बंदा, तो यहाँ पे उतनी ही उसकी लायबिलिटी है। आर यू गेटिंग क्लियर हो रहा है, उसकी लायबिलिटी इतनी ही है, तो ये लायबिलिटी क्लोज। अगर कंपनी लॉस भी कर रही है, इवन कंपनी भले ही वाइंडिंग अप कर रही है, बट उसकी जो लायबिलिटी है 1000 शेयर पे, उसको जो 3 रुपीज़ बाकी थे वही पे करेगी। तो ये एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये क्लोज है, इसलिए यहाँ पे क्लोज में भी क्या आया, यहाँ पे कंपनी एबीसी कैन नॉट कॉल कि भाई कम फॉरवर्ड एंड देन आप कंट्रीब्यूट करो, कंपनी लॉस कर रही है, तो यहाँ पे असेट्स पे ही बोरोड फंड वाले, लोन वाले क्लेम करेंगे। नेक्स्ट, सेकंड के भी कंपनी का फीचर्स क्या है, विच फीचर्स ऑफ द कंपनी प्रोटेक्टेड शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या है, तो कि शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑनर ऑफ द कंपनी। ऑनर ऑफ द कंपनी हियर दैट इज टू से ऑनर इज नॉट ऑनर्स ऑफ द बिजनेस नॉट टू पे। तो वो एक्चुअली कंपनी को हमने क्या बोल दिया था, फीचर्स ऑफ द कंपनी क्या थी, तो क्या कंपनी का जैसे ही बोर्न हो रहा है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे ये वन ऑफ द फीचर्स जो कंपनी का है वो हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑनर्स है या तो जो कंपनी के बोर्ड मेंबर्स है, ही इज़ नॉट लायबल टू पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यंगिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, द फेमस ग्रुप ऑफ promoters submitted an application to the registrar of the approval of the name for the shoe manufacturing company. They choose Nike Limited. They choose Nike Limited as the name of the company so as to increase the sales because the Nike was a well-known and well-established brand. क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। यंगिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ने क्या दिया, वो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने जो नेम अप्रूवल के लिए दिया है वो है नाइकी, बिकॉज वो ऑलरेडी रेप्यूटेड ब्रांड है। फर्स्ट, हु सिलेक्ट द नेम ऑफ द कंपनी, हु सिलेक्ट द नेम ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली जो प्रमोटर है वही, जो फाउंडर है, जो प्रमोटर है जिसका आइडिया है वो वही यहाँ पे कंपनी का नाम डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, would the proposed name be accepted by the registrar? Give reason. No, the selected name of the company is not accepted. Reason is the name of the company should not be identical or similar to. Even though clause अगर नाम है तो भी हम नहीं रख सकते, so too close resembling the name of the existing company वो हम use नहीं कर सकते, identical, similar kind of word, similar kind of name. In this case, name is too closely resembling the name of existing company Nike. ठीक है, सिर्फ ई की जगह वाई लिख दिया, इट डजेंट मीन कि वो ये नेम यूज़ कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमने अप्रूवल का एक पॉइंट नाम का देखा था, अप्रूवल करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस से। इवन जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, हम जिसको कंपनी का मिरर कहेंगे,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो कि वही है जिससे आउटसाइडर पार्टी डिसाइड करते हैं भाई कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, जो क्रेडिटर्स सप्लायर्स जो भी रिलेशंस मेंटेन करते हैं, इवन दो बिजनेस प्लान के लिए सोचते हैं, वो मेमोरेंडम इट मीन्स एमओए ही देख के ही देन डिसाइड करते हैं. सो वी कैन से दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. क्लियर है. तो यहाँ पे गिव ऑल द इंफॉर्मेशन, इट गिव ऑल द इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर. लाइक अभी जस्ट मैंने बोला क्रेडिटर सप्लाईज जो भी है उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे. सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो यंगिस्तान लिमिटेड है वो नेम यूज़ नहीं कर सकता है. उसकी भी वन ऑफ द क्लोज है, फर्स्ट क्लोज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की. देखो हम साथ में पैरेलल एमओए भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, साथ में हम वही पॉइंट भी डिस्कस करते जा रहे हैं. तो फर्स्ट क्लोज है नेम क्लोज. ठीक है. फर्स्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो भी हम करेंगे, बट अभी मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ तो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें एक क्लोज हमने डिस्कस कर ली. कौन सी क्लोज थी, तो कि लायबिलिटी वाली. एक क्लोज हमने डिस्कस कर ली लायबिलिटी क्लोज. दूसरी क्लोज डिस्कस करें जो फर्स्ट क्लोज होती है, इसमें ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें फर्स्ट क्लोज होती है नेम क्लोज. तो यहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें नेम क्लोज में मेंशन किया होता है दैट इट कंटेन दैट कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी इवन दो कंपनी चूज एनी नेम सब्जेक्ट टू दी लाइक उसको सब्जेक्ट टू दी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. उसको सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस को कंसिडर करना है. कौन कौन सा रेस्ट्रिक्शन कंपनी कंसिडर करेगी एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजंस. तो कि द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड है तो, इवन विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो यहाँ पे अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यूज़ करेगी. इवन लिमिटेड कंपनी है पब्लिक लिमिटेड है तो लिमिटेड वर्ड यूज़ करेगी. तो ये भी यहाँ पे कंसिडर करना है, ये भी रिस्ट्रिक्शंस है. नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आइडेंटिकल और सिमिलर नेम जो यहाँ पे इस केस में शो हो रहा है. सो आइडेंटिकल और सिमिलर नेम ऑफ एनी अदर कंपनी इट कैन नॉट बी अलाउड. ठीक है. शुड नॉट बी सिमिलर नेम हम नहीं रख सकते. इवन शुड नॉट कंटेन द वर्ड ऑफ कोऑपरेटिव भी हम नहीं बोल सकते. अल्टीमेटली उसका जो प्रोविजन है वो अलग है. डन. समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे. तो नेम क्लोज में है कि भाई सिमिलर आइडेंटिकल नेम हम नहीं यूज़ कर सकते. पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक मेंशन करना है, इट मीन्स लिमिटेड वर्ड यूज़ करना है. प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करना है. तो एक है नेम क्लोज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक क्लोज है. तो यहाँ पे अल्टीमेटली नेम कौन डिसाइड करेगा, तो कि प्रमोटर. वुड द प्रपोज नेम बी एक्सेप्टेड बाय द रजिस्टर, गिव रीजन. नो, द सिलेक्टेड नेम ऑफ द कंपनी इज नॉट एक्सेप्टेड, रीजन इज द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर. तो वो हमने देख लिया जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी उसके जैसा नाम या तो आइडेंटिकल सिमिलर नेम हम नहीं रख सकते. थर्ड केस है भुवन लिमिटेड इश्यू 5 लाख शेयर. भुवन लिमिटेड इश्यू 5 lakh shares of ₹10 each for the public subscriptions. Application along with the money was received for 4 lakh. 5 lakh का सब्सक्रिप्शन करना था, बट रिस्पॉन्स कितना मिला तो कि 4 lakh का. सो हियर कैन कंपनी अलॉट द शेयर, एक्सप्लेन. नो, कंपनी कैन नॉट अलॉट द शेयर्स बिकॉज एज पर द कंपनीज एक्ट जो 1956 के अकॉर्डिंगली जो एक्ट बना है, कंपनी मस्ट रिसीव एटलीस्ट मिनिमम 90% उसका सब्सक्रिप्शंस होना चाहिए. ये भी हमने लास्ट में डिस्कस किया था. ये भी वन ऑफ द क्लोज है, कि एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए कंपनी का. एसोसिएशन क्लोज भी बोलती है उसको, मैनी टाइम्स हम सब्सक्रिप्शन क्लोज भी बोलते हैं. कि वहाँ पे देखो हम साथ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए की सारी क्लोज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. टोटल 6 क्लोज होती है. ठीक है. तो यहाँ पे
जो सब्सक्रिप्शंस कंपनी ने डिसाइड किया था 5,10,000 ईच, तो एटलीस्ट 90% मिलना चाहिए। याद है ना, हमने डिस्कस किया था, इवन लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में, कि भाई एज पर द कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड नॉट बी 90%, इट मीन्स शुड नॉट बी लेस देन 90%। एटलीस्ट जो कंपनी का साइज है उसके अकॉर्डिंगली 90% रिस्पॉन्स पब्लिक का मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से ही फिर अलॉटमेंट होता है, उसके हिसाब से ही फिर कंपनी क्या करती है, तो क्या अलॉट करती है, जितनी भी एप्लीकेशंस आती है उसमें से सिलेक्ट करके फिर सब्सक्रिप्शन करने के बाद फिर क्या करती है, तो कंपनी अलॉट करती है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हम किसको बोलते हैं, इट रिफर्स टू द एप्लीकेशन फॉर अ सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट ए कंपनी मस्ट रिसीव बिफोर गोइंग अहेड। बिफोर गोइंग अहेड इट मीन्स अलॉटमेंट से पहले कौन सा करना चाहिए हमें, स्टेज कौन सा स्टेज आएगा, सब्सक्रिप्शन वाला, एंड देन फिर अलॉटमेंट होगा। आर यू गेटिंग, क्लियर हो रहा है। तो पहले यहाँ पे ये सारी क्लोज है, ये सारी क्या है, क्लोज। हमने नेम क्लोज के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने लायबिलिटी क्लोज के बारे में भी डिस्कस कर लिया, इवन जो सब्सक्रिप्शन क्लोज होती है, जो एसोसिएशन क्लोज होती है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब हम डिफरेंस देखेंगे फर्स्ट, ताकि आपको और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाए कि भाई ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। बेसिस से हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखो यहाँ पे। फर्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पोजीशन इज अ मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इट इज़ अ मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, वाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है। वाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, इट इज़ अ सब्सिडरी डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब्सिडरी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एमओए बनाना कंपलसरी हो जाता है। वाइल इफ कंपनी इज नॉट मेकिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर नहीं भी कर रही है, जनरली देखा जाए तो जनरली ऑल द कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन केस कंपनी डोंट वांट टू प्रिपेयर दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन वो टेबल एफ होता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, वहाँ पे टेबल एफ होता है, टेबल एफ के अकॉर्डिंगली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फिर वो इम्प्लीमेंट करेगी। समझ में आ रहा है। अल्टीमेटली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इनसाइड विद इन द कंपनी को, जो इंटरनल अफेयर्स को जो हैंडल करता है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर इफ कंपनी डोंट वांट टू प्रिपेयर देयर ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए नहीं बनाना चाहती, तो टेबल एफ उसको फॉलो करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सब्सिडरी डॉक्यूमेंट बोला है उसको। वेल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो आउटसाइडर जो पार्टी है वो इस पर ही, इसके बेस पर ही डिसीजन लेगी, तो उसको हमने मेन डॉक्यूमेंट बोल दिया है। नेक्स्ट है वैलिडिटी। एक्ट परफॉर्म्ड बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर नॉट वैलिड। यहाँ पे अगर आप नेम क्लोज में कुछ चेंज कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, ये सारी क्लोज है, अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है तो या तो आपको रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। देर आर सो मेनी प्रोसीजर्स इन्वॉल्व। इफ़ यू वांट एनी चेंजेस, या तो इफ़ एनी अल्टरेशन करना है किसी भी क्लोज में, तो वहाँ पे इट इज़ नॉट वैलिड। और अगर आपको अप्रूवल लेना है, अल्टरेशन कुछ करवाना है, तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी फिर। वाइल एक्ट डन बियॉन्ड द आर्टिकल कैन बी रेक्टिफाइड बाय द मेंबर्स इफ दे डोंट वायलेट द मेमोरेंडम। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रोविज़न है, वहाँ पे चेंज हो सकता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, तो कि अगेन आई एम सेइंग दैट इट इज़ अ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट टीम। इंटरनल जो कंपनी के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लाइक बोर्ड ऑफ मेंबर्स की पावर्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, राइट्स क्या है, मैनेजर्स का रोल क्या है, ऑफिसर्स का रोल क्या है, तो ये जो इंटरनल बातें हैं वो सारी कहाँ पे मेंशन होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो यहाँ पे उसमें अगेंस्ट हम जा सकते हैं। ठीक है, तो एमओए अल्टीमेटली हमने क्या बोल दिया, एक मेन डॉक्यूमेंट है, वाइल एओए सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है। वैलिडिटी के बारे में डिस्कस किया, तो यहाँ पे वैलिडिटी इट्स नॉट वैलिड इफ़ अगर आप बियॉन्ड एमओए से बियॉन्ड गए,
सो एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर वॉइड, वो वॉइड होगा, वो कैलकुलेट नहीं होगा. बट एक्ट डन बियॉन्ड द आर्टिकल कैन बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स, वो हो सकता है. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स. स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लोज हमने क्या डिस्कस किया. अगेन आई एम सेइंग, हम साथ में सब रिपीट कर रहे हैं, सारा क्लोज हम देख रहे हैं, हम MOA के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो हमने एक क्लोज देखा, तो किन नेम क्लोज देखा. आफ्टर दैट हमने लायबिलिटी क्लोज देखा, इवन हमने एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लोज भी देख लिया. ठीक है ना. तो और एक क्लोज है, उस क्लोज का नेम है ऑब्जेक्टिव क्लोज. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लोज क्या है. तो ऑब्वियसली कंपनी का जो विजन, मिशन, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, जिस पर्पस से कंपनी का वो फाउंड हुआ है, जिस पर्पस से कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो वही होता है ऑब्जेक्टिव क्लोज. ऑब्जेक्ट क्लोज में दो पार्ट यहाँ पे होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव. कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव. तो अल्टीमेटली जो MOA है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोज अगर मैं बोलूँ तो. बिकॉज ऑब्जेक्ट क्लोज डिसाइड करना, क्योंकि उसके बेस पर ही जो शेयर होल्डर्स है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है. सो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट होता है कंपनी का, वो लीगली होना चाहिए, और जो लीगल कंटेंट है वो कंपनी को बाउंड करता है. यहाँ पे क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे MOA में क्या है, तो स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी मेंशन करना पड़ता है. वाइल AO के बारे में डिस्कस करें तो स्टेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कि डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो इंटरनल कंपनी का अफेयर्स है, इंटरनल अफेयर्स है, उसको कंट्रोल करना. उस इंटरनल जो है, लाइक ड्यूटीज़, अभी हमने जस्ट क्या बोला, ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सब हैंडल करना. वो हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. सो जो डे टू डे ऑपरेशनल वर्क होता है उसको कंट्रोल करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. बट जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है, जो कंपनी का पावर्स है, वो ऑब्जेक्ट क्लोज डिसाइड करता है भाई कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप. डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर. यहाँ पे कंपनी के साथ रिलेशन देख रहे हैं, कोई उसका सप्लायर है, कोई उसका कस्टमर है, सारे स्टेक होल्डर्स. कोई कस्टमर्स है कंपनी का, कोई सप्लायर है, कोई क्रेडिटर्स है, कोई अंडर राइटर है, कोई ब्रोकर है. तो ये सब क्या है, तो कि रिलेशनशिप यहाँ पे डायरेक्टली लीगल एंटिटी है कंपनी की. सो यहाँ पे डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड, जो भी मेंबर्स है, आउटसाइडर पार्टीज है वो सब, तो आउटसाइडर्स के साथ. वाइल AOA क्या है, डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विथ इट्स मेंबर्स. कोई मैनेजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई बोर्ड मेंबर्स है, जो टॉप, मिडिल, बॉटम, जो हम हायरार्की बोलते हैं, वो सब कहाँ पे मेंशन किए होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. भाई कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन CEO है, वो सब किस में मेंशन होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. 5th नंबर का पॉइंट है नेसेसिटी. Necessity compulsory for a company to file it. Yes, it is a compulsory. The preparation of this MOA and article of association के साथ, उसमें तो ठीक है आपको क्लोज मिला कि भाई आप टेबल A फॉलो कर सकते हो, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इट्स अ लीगली कंपल्सरी है दैट आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइल करना ही है. एंड देन आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड देन ऑनवर्ड्स आप रेगुलर जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है. सो कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू फाइल इट, वाइल नॉट अ कंपल्सरी, बिकॉज उसमें ऑप्शंस है, आप टेबल A फॉलो कर सकते हो. नेक्स्ट है अल्टरेशन. Alteration of memorandum of association is very difficult in a certain case. अभी जस्ट ये भी मैंने बोला कि इवन कंपनी के जो क्लोजेज है, हमने कौन कौन सी क्लोज डिस्कस की, तो क्या हमने नेम क्लोज डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट क्लोज भी डिस्कस कर लिया, लायबिलिटी क्लोज भी डिस्कस कर लिया, एसोसिएशन या तो सब्सक्रिप्शन क्लोज हमने डिस्कस कर लिया. ये सारी जो भी क्लोज है, अगर कंपनी को उसमें अल्टरेशन करना है तो या तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अमंग द होल्डर्स, या तो कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, या कई बार जो कंपनीज एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली बाउंडनेस होता है वहाँ पे, तो उसके रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंगली वो अल्टरेशन होगा. सो कंपनी लॉ है या तो कंपनी जो बोर्ड है वो रेजोल्यूशन करेगी, एंड देन फिर डिसीजन आएगा.
ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे जो MOA है उसमें अल्टरेशन करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, ये लेंदी और डिफिकल्ट प्रोसेस है। While article can be altered by the passing a special resolution among the members meeting में बोर्ड मीटिंग में among the members के सामने अगर रिजोल्यूशन या तो वोटिंग से यहाँ पे अल्टरेशन हो सकता है। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी अल्टरेशन हो सकता है, एक सिर्फ रेजोल्यूशन पास करना है। रेजोल्यूशन इट में सारा जो मीटिंग्स होती है कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स या तो जो मेंबर्स है शेयर होल्डर्स, तो वो उनके सामने एक रेजोल्यूशन पास करना है, वोटिंग करना है, एंड देन वो अल्टरेशन हो सकता है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, तो कि हमने केस के साथ साथ डिफरेंस के साथ साथ ऑलरेडी MOA डिस्कस कर लिया। नेम क्लोज देखो यहाँ पे क्या है, नेम क्लोज। तो यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया, द नेम ऑफ द कंपनी ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। अल्टीमेटली नेम क्लोज में वही नेम आएगा जो रजिस्ट्रार ऑफिस अप्रूव करेगी, और अप्रूवल की जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो भी हमने डिस्कस कर ली। सेकंड है रजिस्ट्रार ऑफिस क्लोज। रजिस्ट्रार ऑफिस क्लोज क्या है, तो कि दिस क्लोज कंटेन द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड द नेम। कई बार आप प्रोडक्ट में देखते होंगे रजिस्ट्रार ऑफिस का नेम लिखा होता है, HO हेड ऑफिस का नेम लिखा होता है, ताकि आपको पता चले कि भाई कंपनी कौन से स्टेट में सिचुएटेड है और कौन सी रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। सो रजिस्ट्रार ऑफिस क्लोज, इसमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है एड्रेसेस इन विच द रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। जहाँ पे जो स्टेट में कंपनी एस्टेब्लिशमेंट हुई है वहाँ का उसका स्टेट के अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्रूवल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सी थर्ड क्लोज है ऑब्जेक्ट क्लोज। वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव होता है। सो ऑब्जेक्टिव क्लोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट डिफाइंस द मेन एम ऑफ द कंपनी। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें मार्केट को क्या देना है, व्हाट इज आवर टारगेट, कौन सा इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट हमें मार्केट में फैसिलिटेट करना है, गुड्स देनी है या तो सर्विसेज देना है, वॉट एवर जो भी कंपनी दे रही है अल्टीमेटली क्या है, तो क्या ऑब्जेक्टिव। लाइक अभी एयरटेल वाले की जो ऐड आती है क्या बोलते हैं, तो कि जो एडवर्टाइज में कहीं ना कहीं उन कंपनी का ऑब्जेक्टिव हाईलाइट होता है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव इवन सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट लायबिलिटी क्लोज के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया आपको, रिमेनिंग 7 रुपीज़ था। तो कंपनी के जो होल्डर्स होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी वाली जो भी कंपनी होती है उसको इतना ही, इफ़ लायबिलिटी इज़ लिमिटेड देन जो रिमेनिंग अनपेड अमाउंट होती है उतना ही उसकी लायबिलिटी होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज क्या है, तो यहाँ पे देखो एसोसिएशन क्लोज को हमने क्या बोल दिया था, सब्सक्रिप्शंस। वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सब्सक्रिप्शन क्लोज के भी 90% वाला एटलीस्ट होना चाहिए जो भी कंपनी का इश्यूज हुआ है, जो भी कैपिटल क्लोज। अब उसके पहले हम कैपिटल क्लोज देखेंगे। द क्लोज डिफाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच कंपनी इज ऑथोराइज टू राइज। मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ माय मिशन विजन, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो प्लान है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट लेवल है, तो मैक्सिमम एक अमाउंट होती है वो है कैपिटल क्लोज। दिस क्लोज स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। यहाँ पे कितनी कैपिटल से कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, द कैपिटल विथ विच कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। A company can issue only the number of shares which are authorized by its memorandum। जितना अमाउंट, जितनी कैपिटल कंपनी ने MOA में मेंशन की है उतनी ही वो सब्सक्रिप्शन, उतना ही वो अलॉटमेंट फिर कर सकती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो कि कैपिटल क्लोज। The authorized share of the capital the proposed company along with its division into the number of shares। से फॉर एग्जांपल मैंने आपको लाइव सेशन में एग्जांपल दिया था कि भाई मेरी कंपनी को 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, वो मेरी कैपिटल क्लोज हो गई। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बाद मैं असेस करूँगी, तो ये हो गई कैपिटल क्लोज। तो मेरा जो MOA बनेगा मेरी कंपनी का, उसमें लिखा होगा भाई कैपिटल कितनी है, तो कि 2 करोड़, और वो 2 करोड़ को ही मैं स्प्लिट करके या तो ऑनर्स फंड से या तो बोरोड फंड से ला सकती हूँ, उसको शेयर में डिवाइड करूँगी। ठीक है। एंड देन फिर मुझे मार्केट में से क्या मिलेगा, तो कि सब्सक्रिप्शन मिलेगा।
तो ऑथोराइज कैपिटल कितनी है कंपनी की, आपने कितने इश्यूड किए, एक्चुअली कितने शेयर इश्यू किए, सब्सक्रिप्शंस कितना मिला, एंड देन सब्सक्रिप्शन कितना मिला जितना। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि सिर्फ अगर मेरी कंपनी अच्छी है, रेप्यूटेड कंपनी है मेरी, तो 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, बट मार्केट में से मुझे 4 करोड़ की ऑलमोस्ट डबल एप्लीकेशन आई, मुझे मार्केट में से ऑलमोस्ट डबल एप्लीकेशन आई। तो यहाँ पे जो मेरा सब्सक्रिप्शन कैपिटल है वो तो जो रिक्वायरमेंट थी वो फॉर्मेलिटी तो फिलअप हो गई, बट जो भी एप्लीकेशन आई है उसको भी यहाँ पे एक नॉर्म्स है कंपनी को, वो जो अप्लाइड जो लोगों ने जो एप्लीकांट है उसका जो पेमेंट है वो वापस करना है। तो ये भी कंपनी की एक लायबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, जो प्रमोटर्स है, वो लायबल है कि भाई जो एक्सेस लेवल पे आपको एप्लीकेशन मिली है उसको आपको रीपे करना है। तो ऑथोराइज कैपिटल हो गई, इश्यू कितना किया है कंपनी ने, सब्सक्रिप्शन कितना मिला, रिस्पॉन्स कितना मिला मार्केट में से, और जो पेडअप कैपिटल होता है, इट मीन्स 10 रुपये ईच का शेयर मैंने इश्यू किया था। तो पहले एक साथ मैंने सारी अमाउंट नहीं मंगवाई, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, तो फर्स्ट एप्लीकेशन फीस आई, देन फर्स्ट कॉल आया, इट मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देन सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो वो कॉल हो गया कि 1 बाय 1 मैं कंपनी के शेयर से, मैं शेयर होल्डर से कॉल अप कैपिटल को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉल अप कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये है कैपिटल क्लोज एंड देन फिर एसोसिएशन, और वी कैन से दैट इट इज़ अ सब्सक्रिप्शंस क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो वो भी हमने डिस्कस किया कि जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो यहाँ पे है आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे आप अल्टर कर सकते हो। आर यू गेटिंग? एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे देखो लीगल वर्ड्स है, आपको और कंफ्यूज करेंगे अल्टीमेटली। व्हाट इज रूल, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज एओए। तो कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंटरनल, वो हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो सेकंड है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, इट कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट, ये सेकंड पॉइंट बन गया आपका। ठीक है, इट इज़ अ सब्सिडरी डॉक्यूमेंट। एमओए को हमने क्या बोल दिया था, इट इज़ अ मेन डॉक्यूमेंट। तो आपको मेन पॉइंट ही यहाँ पे याद रखने, वही रिमाइंड करना है। दिस डॉक्यूमेंट शुड बी स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द सिग्नेचर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे भी एओए मस्ट बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इट मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेस। अल्टीमेटली जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको हम इंडोर मैनेजमेंट बोलते हैं। इंटरनल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो भी डायरेक्टर के साथ कंसेंट करके यहाँ पे साइन होनी चाहिए, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनना है। तो however, table F of the Companies Act contain the rules and regulation. If company don't want to prepare this procedures, article of association नहीं बनाना चाहती है, then company क्या करेगी, तो कि table F follow करेगी as per the Companies Act. So a company may adopt the table F of the Companies Act. और उसमें क्या है, तो कि उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंटरनल मैनेजमेंट के, भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। इफ एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी अडॉप्ट दिस टेबल, देर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर सेपरेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, अगर वो टेबल एफ बनाए, टेबल एफ फॉलो कर रही है, सो इट डजेंट मीन कि आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे बनाना है। ठीक है, कंसेंट होनी चाहिए, मैंने क्या बोला, ड्यूली साइन, कंसेंट होनी चाहिए विद द प्रपोज जो भी डायरेक्टर्स है। यहाँ पे कंटेंट जो भी रिटर्न होते हैं, उसमें कंटेंट जो भी मेंशन होते हैं वो किससे कंसेंट करके होते हैं, तो कि कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स स्टेटिंग दे अग्री टू बी द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड अंडरटेक टू बाय एंड पे द क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, तो क्या अग्रीमेंट होता है। अब कंटेंट क्या क्या होता है, तो कि कंटेंट जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं वो कंसल्ट करना पड़ता है, कंसेंट परमिशन होनी चाहिए किसकी, तो कि डायरेक्टर्स की, या तो बोर्ड मेंबर्स की, या तो जिसके पास क्वालिफाइड शेयर्स है उसकी। ठीक है, या तो जिसके पास क्वालिफाइड शेयर्स है उसकी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो कि परमिशन होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए।
ठीक है। तो क्या क्या होती है, लाइक यहाँ पे हम कह सकते हैं कंटेंट कौन से होने चाहिए, तो लाइक शेयर होल्डर्स के टाइप क्या है, कितना आपने कैपिटल कितनी ली है, अलॉटमेंट कितना करना है, से शेयर ट्रांसफरेबल है कि नहीं, मीटिंग कब कंडक्ट करनी है, रेम्यूनरेशन कितना होगा, डायरेक्टर्स का रूल्स एंड रेगुलेशन, वर्क प्रोफाइल क्या होगी, डिविडेंड कब डिक्लेयर करना है, वाइंडिंग अप की प्रोसीजर्स क्या है, ये सब इंटरनल बातें है, कंपनी की खुद की बातें। ऑडिटिंग की कौन सी हिसाब से करेंगे, अकाउंटिंग कौन से सिस्टम से मेंटेन करें, वो सब हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है। सो यहाँ पे अग्रीमेंट, अनदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, ये क्या है, तो कि काइंड ऑफ अग्रीमेंट है, एक भी एक डॉक्यूमेंट है। इफ़ एनी विच अ कंपनी हैज़ विद इंडिविजुअल फॉर द अपॉइंटमेंट एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अग्रीमेंट इट मीन्स जो भी डायरेक्टर के साथ जो होल टाइम अग्रीमेंट किया है यहाँ पे, द कंपनी हैज़ विद एन इंडिविजुअल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यहाँ पे कंपनी अग्रीमेंट कर रही है, रजिस्ट्रार में सबमिट करवाएगी एक अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज स्टेच्यूटरी डिक्लेरेशन, तो क्या स्टेच्यूटरी डिक्लेरेशन अब कंपनी को क्या मिल गया, एक स्टेच्यूटरी डिक्लेरेशन मिल गया कंपनी को, एक लीगल बॉडी बन गई कंपनी, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, एंड ड्यूली साइंड बाय द एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट और अ सुप्रीम कोर्ट और सीए बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज अ डायरेक्टर। कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो डायरेक्टर्स है उसमें से कोई को क्या होना चाहिए, या तो हाई कोर्ट का मेंबर्स होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या डायरेक्टर्स में, या तो कोई सेक्रेटरी में भी होना चाहिए, स्टेटिंग दैट ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी हैव बीन फुलफिल्ड एंड सबमिटेड विद अबोव मेंशन डॉक्यूमेंट। तो जो हम ऑथोराइज करवाते हैं, जो अटेस्टेड करवाते हैं, वो यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इट मीन्स या उस किससे करवाएंगे, ताकि हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए, या तो सीए जो प्रोफेशनल्स है, या तो कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, सो द सीए मेंशन हियर मस्ट बी फुल टाइम प्रैक्टिशनर, पार्ट टाइम सीए आर नॉट एम्पावर्ड टू साइन। यहाँ पे ये भी डिक्लेयर कर दिया कि जो सीए है वो फुल टाइम प्रैक्टिस वाला होना चाहिए, पार्ट टाइम यहाँ पे अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ द फी, नेसेसरी अमाउंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस डिपेंडिंग अपॉन द ऑथोराइज कैपिटल। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि जो फीस है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूँ ही थोड़ी दे देगी, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना है उसके लिए जो रिक्वायर्ड फीस है एज पर द ऑथोराइज कैपिटल कंपनी की कितनी है उस पर डिपेंड करता है, और कितने डॉक्यूमेंट्स देने हैं कमेंसमेंट के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स के नाम ही यहाँ पे याद रखने हैं, क्या क्या डिक्लेरेशन करना है आपको, तो कि कमेंसमेंट के लिए यहाँ से कंपनी का एक्चुअल वर्क स्टार्ट हो रहा है। सो डिक्लेरेशन करना है क्या क्या, तो कि फर्स्ट है अ डिक्लेरेशन दैट द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी फॉर हिज शेयर हैज़ बीन पेड इन कैश बाय द एवरी डायरेक्टर्स। कितना अलॉटमेंट आया, कितनी एप्लीकेशन आई, तो उसको जो रीपे करना है वो कम्प्लीटली वो प्रोसीजर्स फुलफिल होनी चाहिए ऑन द सेम बेसिस दैट एप्लीकेबल टू एनी अदर एप्लीकेंट। ठीक है, सेकंड है अ डिक्लेरेशन दैट एप्लीकेंट्स विल नॉट बी लायबल टू पे एनी मनी इन केस ऑफ द कंपनी फेल्स टू अप्लाई और ऑब्टेन परमिशन टू डील इन सिक्योरिटीज ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले हमने क्या बोला कि भाई अ डिक्लेरेशन दैट द शेयर्स पेएबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शंस हैव बीन रिसीव्ड, एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। इवन जो एप्लीकेंट आई है, सो डायरेक्टर हैज़ पेड इन कैश टू द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑन हिज शेयर्स। इवन अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक ऑन द एप्लीकेंट का जो भी सब्सक्रिप्शंस मिला, जो भी एप्लीकेशन आई, उसका जो ट्रांजेक्शन है, जो पेंडिंग पे बैक है, वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन दैट शेयर्स पेएबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर एंड अलॉटेड अप टू द मिनिमम सब्सक्रिप्शंस मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस। जितना सब्सक्रिप्शन प्रॉस्पेक्टस में या तो अलॉटमेंट कैपिटल जितनी भी प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किए उसके अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रार करवाना है।
A statutory declaration duly signed by a director or a secretary of the time that the above requirement has been complied. वो तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि भाई CA जो भी प्रोफेशनल्स है यहाँ पे, तो या तो जो डायरेक्टर्स है उस, या तो कंपनी का जो सेक्रेटरी मेंबर्स है उससे ये ड्यूली साइन करवाना चाहिए कि भाई ऑल दी जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑल दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर फुलफिल्ड एंड जो लीगल टर्म्स, जो ऑथेंटिसिटी होती है डॉक्यूमेंट की, वो सब वेरीफाइड है. सो अ डिक्लेरेशन ऑफ दैट अबोव जो भी मेंशन यहाँ पे सारे अबोव डॉक्यूमेंट्स जो भी मेंशन किए हैव बीन कंपाइल्ड विद दिस डिक्लेरेशन कैन बी साइंड बाय द डायरेक्टर्स और द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी. So the registrar क्या करेगा? The registrar will verify all the documents and declaration submitted by the company. If registrar is not satisfied with the authenticity or validity of this document, then क्या होगा? तो ये commencement certificate issue करने में delay हो जाएगा. If company is satisfied, registrar satisfied हो गया, then the company can start its business activity from the date of the issue of the certificate. ठीक है ना, समझ में आ गया प्रोसीजर्स. तो यहाँ पे है व्हेन अ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विद द अबोव फॉर्मेलिटीज ही इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस सर्टिफिकेट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, पब्लिक कंपनी इज द कंप्लीट एंड द कंपनी कैन लीगली स्टार्ट इट्स बिजनेस. तो यहाँ पे मेन यही पर्पस था. हमने क्या देखा? तो जो लास्ट स्टेप था हमने कंप्लीट कर लिया. कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है? तो कि भाई कितना आपने एप्लीकेशन लिए, मिनिमम ऑथोराइज कैपिटल आपकी क्या थी, प्रोस्पेक्टस में कितनी मेंशन की है, MOA में जो भी क्लोज मेंशन की है आपने, कैपिटल क्लोज या तो सब्सक्रिप्शन क्लोज, वो एग्जैक्टली है कि नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स. इवन दो जो डायरेक्टर्स या तो सेक्रेटरी होती है कंपनी की, उससे ड्यूली साइंड होना चाहिए दोनों की ऑथेंटिसिटी, ताकि ये लीगली प्रूव्ड करके डॉक्यूमेंट वैलिड है कि नहीं वो रजिस्ट्रार चेक करेंगे. एंड आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी नेसेसिटीज प्रोसीजर्स होती है, देन यहाँ पे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशू होगा. तो यहाँ पे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशू करने के लिए हमने ये भी देखा कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का MOA का रोल क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट देते हैं MOA को? बिकॉज MOA किसके लिए? आउटसाइडर पार्टी. आउटसाइडर यहाँ पे डिसीजन कैसे लेगा? MOA देख के ही लेगा. उसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, रजिस्ट्रार की जो एड्रेस होता है उसकी क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज. ठीक है, तो ये सारी क्लोज है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपलसरी. हमने डिफरेंस भी देखा, इट इज़ अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट है. वाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्यों है? अगर ये नहीं बनाना है तो कंपनी टेबल F फॉलो कर सकती है, एंड वो भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो इंटरनल अफेयर्स है, डे टू डे ऑपरेशनल की एक्टिविटीज़ है, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, क्लियर गेटिंग, समझ में आ गया. और प्रॉस्पेक्टस क्या था? प्रॉस्पेक्टस भी एक पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है. तो कि इट इज़ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी, और वी कैन से दैट टू मेक द डिपॉजिट इन द कंपनी. इट इज़ अ इन्विटेशन, काइंड ऑफ इन्विटेशन है जिससे पब्लिक अट्रैक्ट होती है, जनरल पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है और कंपनी में इन्वेस्ट करेगी. ठीक है, थैंक यू सो मच. यहाँ तक वीडियो रखते हैं. थैंक यू.